ए गैरी, जल्दी इधर आ। कल वाले ऑल्टर्ड फाइट की हाइलाइट्स दिखा रहा हूं। क्लास की पिछली सीट से एक लड़का चिल्लाया। स्कूल की घंटी बजी। लंच ब्रेक शुरू। लड़के ने मेज के नीचे से दराज खोला, पर बाहर आया टिफिन नहीं, बल्कि एक टैबलेट। उसे सेट कर स्क्रीन थोड़ी झुका दी ताकि वीडियो आराम से देखा जा सके। मंजिल यूट्यूब, दुनिया का नंबर वन वीडियो प्लेटफॉर्म। कुछ ही सेकंड में उसके आसपास क्लासमेट्स का झुंड जमा हो गया। सबकी नजरें स्क्रीन पर अटकी हुई। अगर 5 सेकंड में नहीं आया तो वीडियो शुरू कर दूंगा, टॉम बोला। उसे गैरी की तरफ देखते ही माथा सिकुड़ गया। वो अपने डेस्क के नीचे कुछ कर रहा था। घुटने ऊपर नीचे हो रहे थे और उसने हर हाल में अपने हाथों को दूसरों की नजर से छिपा रखा था। टॉम की शक बढ़ने लगी। भाई, क्लास के बीच में? इतना बुरा हाल है तो बाथरूम जा ले। बस एक सेकंड, गैरी ने चिल्लाकर कहा। देख नहीं रहे मैं कुछ काम में हूं? वो फोन स्क्रीन में खोया हुआ था। एक मैसेज आया था और वो 5 बार जवाब टाइप कर चुका था। हर बार मिटा दिया, हर बार लगा कि कम है। मैसेज था, बी देयर दिस इवनिंग एट 6। दून नन दून नाना। ओपनिंग थीम सुनते ही गैरी समझ गया। उन्होंने सच में उसके बिना देखना शुरू कर दिया है। हताशा में उसने बस एक अक्षर लिखकर भेज दिया, खे। खे। ये बच्चा खुद को समझता क्या है? दूसरी तरफ खड़ा आदमी फोन को घूरते हुए गुस्से से चिल्लाया। गैरी ने भीड़ को धक्का देते हुए जगह बनाई और टॉम के पीछे आ खड़ा हुआ, ठीक समय पर, क्योंकि फाइट शुरू होने वाली थी। रिंग में दो लड़ाके आमने सामने थे, सिर्फ टाइट शॉर्ट्स पहने, बदन पर उभरी हुई मांसपेशियां जैसे मेहनत की चुप गवाही दे रही हों। एक कोने में 62 पाउंड वजनी लगातार समरफील्ड, नुकीले काले स्पाइक्स वाले बाल, किनारे से छोटे। दूसरा 109 पाउंड, देन मैचों का विनिंग स्ट्रीक, सैम डिलपिकल, गंजा सिर और डरावनी मुस्कान। अरे, ये दोनों टॉम और गैरी जैसे नहीं लग रहे? एक छात्र ने कहा। साला सच में, हूबहू, ठहाके गूंज उठे। बस टॉम और गैरी के अलावा। गैरी की तो दाढ़ी मूंछ तो दूर, बदन पर एक बाल भी नहीं उगता था। पूरी क्लास को पता था, एक घटना के बाद। हाँ, एक जगह बाल थे और उसने सबको यकीन कराने का तरीका भी बेहद सीधा चुना था। इसीलिए उसे 1 हफ्ते की डिटेंशन मिली थी। गैरी की हेयर स्टाइल कर्क जैसी ही, बस रंग हरा। छुट्टियों में बदला था। टॉम दूसरी ओर सैम की तरह ऑलमोस्ट गंजा, क्योंकि उसे लो मेंटेनेंस चीजें पसंद थीं। लोगों से बात करने से उसे इतनी चिढ़ थी कि सुपरमार्केट में भी वो सिर्फ सेल्फ चेकआउट का इस्तेमाल करता। शख्सियतें एक दूसरे की उलट, पर दोस्ती अटूट। घंटी बजते ही रिंग में खड़े दोनों की शक्ल बदलने लगी। देवियों और सज्जनों, ऑल्टर्ड्स बिना वक्त गंवाए फुल पावर में उतर चुके हैं। अनाउंसर ने शोर बढ़ा दिया। किर्क के नाखून बढ़ गए, त्वचा पीली पड़ने लगी, बाजुओं पर काले धब्बे, चेहरे पर हल्की फर की पैचेस। सैम के गाल फूल गए और उसकी टांगें मानो झिल्लीदार हो गई। दोस्तों, किर्क है एक चीता टाइप ऑल्टर्ड और सैम मेरक टाइप। जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। परिवर्तन एक सेकंड से भी कम में हुआ। पहला वार सैम का। उसने अपनी टोर टंग निकालकर किर्क की बांह लपेट ली। किर्क की आंखों में साफ लिखा था, गंदा घिनौना प्राणी। बाइसेप्स फूल पड़े, नसें उभर आईं, और एक झटके में उसने सैम की जीभ काट दी। हाँ, गैरी उछल पड़ा। चल किर्क। किर्क पिंजरे में बिजली की तरह दौड़ा। सैम हवा में उछला, मेरक की तरह ऊंचा, पर तेजी जीत गई। किर्क ने उसे टांग से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। कुछ ही पल में किर्क समरफील्ड ऑल्टर्ड रुकी टूर्नामेंट का विजेता घोषित हुआ। यह था ऑल्टर्ड कॉम्बैट, दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल, क्योंकि इसमें लड़ते थे ऑल्टर्ड। प्राचीन युगों के फॉसिल मिले थे, आज के जानवरों के पूर्वज, विशाल, शक्तिशाली। एक वैज्ञानिक ने उनका डीएनए इंसानों में डालने का तरीका खोज लिया और जन्म हुआ ऑल्टर्ड्स का। ये लोग अपने शरीर के हिस्सों को उन दैत्य जैसे जीवों जैसा बना सकते थे, तेज, मजबूत और धीरे बूढ़े होने वाले। बीमारियां लगभग बेअसर। पर ऑल्टर्ड बनना ना आसान नहीं। फॉसिल दुर्लभ थे और इतने महंगे कि सिर्फ अमीर लोग ही इसे हासिल कर पाते। यहां तक कि इस टूर्नामेंट के प्रतिभागी भी कॉरपोरेशंस की स्पॉन्सरशिप में थे। लगभग हर लड़का ऑल्टर्ड्स की पूजा करता था। वो असल दुनिया के सुपर हीरो थे। और पूरी क्लास में सबसे बड़े फैन टॉम और गैरी दोनों बनना चाहते थे ऑल्टर्ड, लेकिन वजह बिल्कुल अलग। विजेता किर्क समरफील्ड के लिए जोरदार तालियां। स्टेज पर एक खूबसूरत महिला $1.5 मिलियन का चेक लेकर आई और गैरी की आंखें डॉलर साइन बन गई। उसे सिर्फ एक चीज से प्यार था, पैसा। और उसे इस खेल में पैसे से भरे शॉर्टकट दिखाई देते थे, शोहरत, दौलत और आसान तरीका।
पर यही लालच जल्द ही उसे एक अंधेरी राह पर ले जाने वाला था, ऐसी राह जिस पर से वापस लौटना शायद मुमकिन न हो। तेज कान फाड़ देने वाली सीटी की आवाज ने मैदान में मौजूद सभी छात्रों के कानों को झकझोर दिया। यह हर दिन की तरह एक याद दिलाने वाला संकेत था। अब वार्म अप का समय हो गया है, यानी पूरे स्कूल फील्ड के 2 बड़े चक्कर लगाने होंगे। स्कूल की क्लासेस खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि स्कूल डे भी खत्म हो गया हो। दूर कहीं देखते हुए गैरी स्कूल बिल्डिंग के सामने लगे बड़े क्लॉक को घूर रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं, जैसे वह दोनों सुइयों की जगह पहचानने की कोशिश कर रहा हो। क्लॉक छोटा नहीं था, वह बस साफ देख नहीं पाता था। गैरी हमेशा से चश्मा पहनने से इनकार करता आया था। उसे लगता था कि अगर उसने चश्मा पहन लिया तो यह मानने जैसा होगा कि उसकी नजर खराब है, और उसकी नजर और जल्दी खराब हो जाएगी। ऑल्टर्ड जैसे बीइंग्स के तो जीन्स परफेक्ट होते हैं, और वह खुद को कमजोर मानना नहीं चाहता था। सिर के दोनों तरफ हाथ रखकर उसने अपनी आंखों की लाइन को थोड़ा संकुचित किया। यह तरीका उसने क्लास के पीछे से प्रोजेक्टर स्क्रीन देखने की कोशिश करते हुए सीख लिया था। 3:30, अभी मेरे पास काफी समय है। चलो हिलो, ब्रोकली हेड। या फिर चाहते हो मेरे साइज 12 के जूते तुम्हारी पिछाड़ी में लगे? मिस्टर रूट गर्जा। वह इतना विशालकाय था कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, बाकी टीचर्स तक उससे छोटे लगते थे। उसका नाम भी उसके विशाल तने जैसे शरीर पर खूब फबता था। अगर गैरी को सच न पता होता, तो वह जरूर सोचता कि उसके टीचर के जीन्स किसी एंशियंट जायंट ट्री से मिलाए गए हैं। इतना बड़ा और स्टर्डी शरीर था उसका। टीचर को और नाराज न करते हुए गैरी बाकी बच्चों के पीछे धीमी चाल से दौड़ने लगा। टॉम, उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसके साथ ही दौड़ रहा था, या यूं कहें किसी तरह दौड़ने की कोशिश कर रहा था। क्यों? ये लोग मुझे मारना चाहते हैं? टॉम हर शब्द के बाद हाँफ रहा था। तुम्हें पता है, अगर दौड़ते वक्त बातें न करो तो सांस लेना आसान होता है, गैरी ने कहा। वह आसानी से आगे निकल सकता था, मगर जानबूझकर पीछे ही रहा। यह प्रतिदिन का रिचुअल था, और टॉम भी इसे समझता था। कुछ देर बाद टॉम ने हार मानकर अपनी रफ्तार और धीमी कर दी। यही ठीक है। इंटरनेट के हिसाब से जॉगिंग उसी पेस पर करनी चाहिए जहां तुम आराम से बात कर सको। हाँ, पर मेरा नहीं लगता कि उनका मतलब यह था। अब दोनों इतने धीरे चल रहे थे कि वे असल में दौड़ नहीं रहे थे, सिर्फ चलते हुए हाथों को आगे पीछे हिलाकर दौड़ने का नाटक कर रहे थे। बदकिस्मती से मिस्टर रूट को यह सब दिख गया। बाकी छात्र अब उनके आने का इंतजार कर रहे थे। इधर आ जाओ, तुम सब्जियों की टोकरी, उसने आदेश दिया। सभी के लाइन में लग जाने पर मिस्टर रूट ने एक रग्बी बॉल जमीन पर रख दी, और सबसे बड़े कद काठी वाले छात्र ब्लेक को आगे बुलाया। ब्लेक, उनकी क्लास का स्टार, ऐसा इंसान जो फिल्मों में मेन कैरेक्टर के तौर पर दिखता है, परफेक्ट लुक्स, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट चार्म। लेकिन यहां वो फिल्म नहीं, असली जिंदगी में मौजूद था। सुनहरी झलक वाली स्किन, हल्के कर्ल्स वाले भूरे बाल, और एक नेचुरली एथलेटिक शरीर, जैसे स्पोर्ट्स के लिए ही बना हो। टॉम ने गैरी के कान में फुसफुसाया, जानते हो, कहते हैं बॉयज के 10% को गर्ल्स के 90% मैचेस मिलते हैं बाइंडर पर। मैं तो ऐप यूज नहीं करता, ऑब्वियसली। मतलब जो मुझे स्वाइप ही नहीं करेंगे, उन्हें मैं पहले ही रिजेक्ट कर दूं। बस मजा आता है। अभी कहा था कि तुम ये ऐप यूज ही नहीं करते। ब्लेक को देखकर गैरी के मन में हल्की चुभन हुई। ये जेलसी किसी लड़की की वजह से नहीं थी, बल्कि इसलिए कि ऐसे लड़कों को ऑल्टर्ड बनने के लिए परफेक्ट माना जाता था, तो उसके जैसे लड़के को कौन चांस देगा। मिस्टर रूट बोला, ब्लेक हमारी टीम का बेस्ट है, लेकिन बाकी टीम्स में भी इसके जैसे सैकड़ों हैं। हमें चाहिए डिफेंस, टैकलर्स। आज का टास्क था ए, ब्लेक से बॉल छीनना, या बी, उसे टैकल करके गिराना। पहले कुछ छात्रों को बुरी तरह असफल होते देख सबको समझ आया कि यह असंभव है। फिर गैरी की बारी आई। मिस्टर रूट को उससे कोई उम्मीद नहीं थी, पर नियम के अनुसार हर किसी को चांस मिलना ही था। सीटी बजते ही ब्लेक बुलडोजर की तरह उसकी ओर दौड़ा। अरे भाई, थोड़ा हल्का मत आ सकता था? बॉल तो इसके हाथ से निकाल नहीं पाऊंगा, तो टैकल ही करना होगा। गैरी दौड़ा, और अगर गैरी में एक अच्छी चीज थी तो वह था फियरलेसनेस। इसे मिस्टर रूट भी मानता था। करीब पहुंचते ही गैरी ने ब्लेक की बॉडी लैंग्वेज पढ़ ली। Years of watching altered fights had trained his eyes. यह फाइट हमेशा राइट फुट से करता है, बॉडी का वेट शिफ्ट होता है। आज ग्रास सॉफ्ट है, उसके पैर थोड़ा और धंस रहे हैं, फिर वह राइट साइड स्पिन करेगा। गैरी ने उसकी फाइट को पढ़ते हुए आखिरी पल में दिशा बदली। परफेक्ट प्रिडिक्शन। उसने ब्लेक की टांगों पर जाने की कोशिश की,
और तभी ब्लेक का विशाल नी उसके चेहरे पर सीधे धमाक से लगा। एक तेज क्रैक की आवाज गूंजी। गैरी जमीन पर गिर पड़ा, नाक से खून बहता हुआ। हुआ क्या? प्रिडिक्शन तो सही था, बॉडी ही साथ नहीं दे पाई। Years of studying altered fights ने उसे माइंड शार्प बनाया था, बट बॉडी कमजोर थी। सब व्यर्थ। ब्लेक दौड़ा आया। भाई, मैं सच में सॉरी हूं, डॉक्टर चलो, मेरी फैमिली क्लिनिक में फ्री करा दूंगा। गैरी और टॉम को ब्लेक से बस यही दिक्कत थी कि वह इतना परफेक्ट होने के बावजूद अच्छा इंसान भी था। मूवीज में ऐसे लोग बुली होते हैं, असल जिंदगी में नहीं। टॉम ने गैरी को चिढ़ाते हुए कहा, यार तुम्हारा सिर पीछे ऐसे गया। लेकिन आज गैरी मूड में नहीं था। टॉम बड़बड़ाता रहा, देश की ओबेसिटी क्राइसिस, मैंडेटरी स्पोर्ट्स क्लब, मगर गैरी शांत रहा। वह बस भारी मन से चल पड़ा। टॉम ने विषय बदलते हुए पूछा, तुम्हारी सिस्टर कैसी है? गैरी तुरंत बोला, तुम उसे डेट नहीं कर सकते। टॉम हंसा, अरे मतलब वो सुंदर है, फ्यूचर में तो लाइन लग जाएगी उसके पीछे। गैरी आ भरते हुए बोला, जानता हूं। नर्स के पास कंफर्म हुआ, नाक सच में टूट गई थी। हॉस्पिटल जाना पड़ेगा वरना टेढ़ी की टेढ़ी ठीक होगी। टाइम देखकर गैरी तुरंत दौड़ा, लेकिन डॉक्टर की ओर नहीं, घर की ओर। बस में पैसे खर्च करने की बजाय वह दौड़कर चला गया। उनकी कॉलोनी में कूड़ा कचरा, ग्रेफिटीज, टूटे हुए बजर वाला अपार्टमेंट बिल्डिंग, सब उसकी आंखों को पहचानते थे। ये जगह ठीक भी थी और खराब भी। 6 मंजिल चढ़ने के बाद वह कमरा 604 पहुंचा। मम, डिनर बस 2 मिनट में है डार्लिंग। माँ ने किचन से कहा, रात को बाहर ही खाना है क्या? हाँ मम। गैरी अपने कमरे में घुस गया। छोटा सा घर, 2 बेडरूम्स, एक मल्टीपर्पज किचन, लिविंग डाइनिंग एरिया और कमरे। गैरी और उसकी सिस्टर एमी एक ही रूम शेयर करते थे। एमी ने उसे देखते ही चिल्लाया, गैरी तुम्हारी नाक को क्या हुआ? कुछ नहीं एमी, मम को मत बताना, मैं जा रहा हूं। कपड़े बदलकर वह बाहर चल पड़ा। फोन 5:30। समय पर पहुंच गया। वह एक मशहूर नाइट क्लब के बाहर पहुंचा, बेसमेंट। टॉम से मिलने नहीं आया था, ये झूठ था। मैं वादा करता हूं, मैं हमारी जिंदगी बदल दूंगा। अंदर सूट पहने आदमी खड़े थे। पीछे सोफा पर एक आदमी सिगार लिए बैठा था, उसके दोनों ओर बॉडीगार्ड्स। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था किड, उसने स्मोक उड़ाते हुए कहा। गैरी के पास एक गहरा अंधेरा राज था, जिसका पता न उसकी फैमिली को था न टॉम को। उसके अचानक बदले हुए रूप के पीछे कारण यह था, गैरी एक गैंग में शामिल हो चुका था। गर्मियों की छुट्टियों में गैरी के लिए जिंदगी अचानक बहुत घटनाओं से भर गई थी। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने अपने बालों को नया रंग दिया था या लुक बदला था। असली वजह थी, उसने एक गैंग ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था। यह बात उसने अपने दोस्त, अपनी माँ, यहां तक कि अपनी छोटी बहन से भी छुपा कर रखी थी। अगर तू देर करता ना तो मैं तेरी एक उंगली काट देता, ताकि याद रहे, सामने बैठा आदमी धीरे से बोला। शाम के सिर्फ 5 बजकर 30 मिनट हुए थे। नाइट क्लब अभी खुलना बाकी था। लेकिन असल में यह क्लब एक फसाद था, अंडरडॉग्स नाम की गैंग का अड्डा। सिगरेट पीता आदमी जो गैरी से बात कर रहा था, अंडरडॉग्स का लीडर था, डेमियन हॉक। गैंग के ज्यादातर मेंबर सूट पहनते थे, दिखने में मानो बिजनेस बंदे या सीक्रेट सर्विस के एजेंट। डेमियन भी सूट में ही था, लेकिन उसकी पागल सी आंखें और जंगली सा अंदाज साफ बता देता था कि वह क्यूबिकल में बैठने वाला आदमी नहीं। काले रंग का ऊंचा मोहॉक, दाहिने कान में गोल ईयरिंग। पर सबसे अजीब बात उसकी आंखें, पूरी तरह पागल इंसान की तरह चमकती हुई। गैरी आमतौर पर डरा नहीं करता था, पर इन लोगों के सामने उसका गला सूख गया था। उसकी हथेलियां पसीने से भीगने लगीं। अरे मजाक कर रहा हूं, डेमियन हंसा। पीछे वाले कमरे में जा, बड़े लोग थोड़ी बात कर रहे हैं, जब तेरी जरूरत होगी बुला लेंगे। गैरी पीछे की ओर जाता हुआ कांप रहा था। उसे यकीन नहीं था कि डेमियन सच में मजाक कर रहा है। वह पहले भी 1-2 बार देख चुका था। डेमियन अपनी ही गैंग के लोगों के हाथ पैर काट देता था। गैंग में आने से पहले गैरी ने गैंग्स के बारे में रिसर्च की थी, लेकिन सिर्फ कॉमिक्स और मांगा पढ़कर। मूवीज और इंटरनेट ने गैंगस्टर लाइफ को इतना रोमांटिक दिखाया था कि उसने सोचा, ये तो इजी होगा। लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी निकली। अंडरडॉग्स पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। ड्रग्स, किलिंग, स्टीलिंग, एक्सटॉर्शन। गैरी कई बार यह जगह छोड़ देना चाहता था, लेकिन दो बातें उसे बांधे रखती। पहली, डर, क्या वे उसे जाने देंगे? वह इतना सब देख चुका था। दूसरी, कम ऑन गैरी, पैसे सोच। पैसे, हाँ पैसा, वही लालच जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर पाता था। गैरी पीछे के स्टाफ रूम में पहुंचा, जहां उसी जैसे और टीनेजर्स बैठे थे। सब चुप, बिल्कुल चुप। वह उन्हें कुछ बार पहले भी देख चुका था, लेकिन वे उसके स्कूल के नहीं थे।
गैरी सोचने लगा, ये लोग क्यों आए होंगे? मजबूरी, डर या मेरे जैसे पैसे? दुनिया आसान नहीं रही थी। ऑटोनमस मशीन्स आने के बाद कई नौकरियां खत्म हो गई थीं। गैरी की मां भी, एक फैक्ट्री वर्कर, अपनी जॉब खो चुकी थी। टियर्ड शहरों की व्यवस्था बन गई थी। टियर 5 सबसे गरीब, टियर 1 सबसे अमीर। उनका शहर टियर 3 था, ठीक ठाक, लेकिन मुश्किलों से भरा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तभी बूमिंग हो गया क्योंकि गरीबी बढ़ रही थी। गैंग्स टियर्ड शहरों में मध्यस्थ की तरह काम करते, ऊपर वालों से भी पैसे लेते और नीचे वालों की मजबूरी का भी फायदा उठाते। अंडरडॉग्स भी ऐसा ही एक ग्रुप था। छोटा शहर होने के कारण बहुत बड़ा गैंग नहीं था, लेकिन बेहद खतरनाक और प्रसिद्ध। गैरी सब जानता था, पर उसे अपने घर की हालत भी पता थी। छोटा सा टूटा फूटा घर, देर से आती बिल्स, और अगर ये चलता रहा तो उन्हें टियर 4 या टियर 5 में जाना पड़ेगा, जहां क्राइम और गरीबी दोनों ज्यादा थे। गैरी ऐसा कभी नहीं चाहता था। वह बड़ा भाई था, घर का अकेला मर्द, और वह अपनी मां को और टूटते नहीं देख सकता था। अचानक स्टाफ रूम के डबल डोर्स खुले। गैरी ने देखा और उसकी आंखें चमक उठी। कर्क, उसकी आवाज एक्साइटमेंट में कांप गई। यस किडो, you're here again. ये वही कर्क था, आज सुबह ऑल्टर्ड फाइट में जीता हुआ, टॉम और क्लास के साथ देखा हुआ वीडियो वाला। कर्क ऑल्टर्ड होने के साथ साथ अंडरडॉग्स के लिए भी काम करता था। अंडरडॉग्स की कॉर्पोरेशन ही उसका स्पॉन्सर थी। गैरी एक्साइटेड होकर बोला, When that frogman jumped and you smashed him, damn, वह तो बहुत इजी लगा। कर्क हंसा, It might have looked easy, पर वो सब मैं ऑल्टर्ड होने की वजह से कर पाया। ऐसा मत करना, तुम चोट खा लोगे। गैरी अचानक उदास हो गया। काश मैं भी ऑल्टर्ड होता। कर्क को उसकी आंखों में कुछ अलग दिखा। चलो, तुम्हारे काम में अभी टाइम है ना? मेरे साथ चलो। डेमियन पूछेगा तो कह दूंगा तुम मेरे साथ थे। गैरी तुरंत तैयार हो गया। ही अकेला था जिससे उसे डर नहीं लगता था। वे दोनों क्लब के एक बड़े रूम में गए। दिन में यहाँ फैंसी लाइट्स नहीं थी, सब उजला सादा। गैरी हंसकर बोला, हम यहाँ क्या करने वाले हैं? डांस तो नहीं कराओगे? कर्क हंस पड़ा। नो यू इडियट, आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू फाइट। फाइट? मुझे क्यों सीखना है? कर्क ने उसके टूटे हुए नाक की ओर इशारा किया। ओह, उसे लगता है मैं बुली हो रहा हूं। कर्क ने उसे समझाने नहीं दिया। कुछ बेसिक मूव सीख लो, काम आएंगी। गैरी ने सोचा, इसे गलतफहमी में रहने दो। मुफ्त में मास्टर क्लास कौन छोड़ता है? कर्क ने उसे बॉक्सिंग का पहला बेसिक पंच सिखाया। लेफ्ट फुट ट्विस्ट, हिप स्नैप, राइट हैंड फेस गार्ड। गैरी ने कॉपी किया और उसे लगा वह बहुत बढ़िया कर रहा है। मे बी आई हैव अ टैलेंट, शायद मुझे बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लेना चाहिए, उसने गर्व से कहा। कर्क का चेहरा देखकर उसका दिल टूट गया। पंच अच्छा है, टेक्निक परफेक्ट, लेकिन गैरी ने आंखें बंद कर ली। बट आ ही रहा था, बट इट्स सो डैम स्लो। गैरी सचमुच पूरी ताकत से मार रहा था। थ्योरी वह समझ जाता था, पर एग्जीक्यूशन हमेशा अचानक दरवाजा खुला। बॉस इज लुकिंग फॉर यू, एक सूटेड आदमी बोला। गैरी वापस पहले कमरे में पहुंचा। डेमियन सोफा पर फैला हुआ था, सामने 5 टीनेजर्स और मेज पर 5 मेटल ब्रीफ केसेस। टाइम फॉर यू गाइस टू गेट टू वर्क। गैरी का काम ट्रांसपोर्टर बनकर इन सूटकेसेस को डिलीवर करना था। डेमियन डिटेल समझा रहा था, पर गैरी अचानक रुक गया। उसने कुछ हिलते हुए देखा, सिर्फ एक पल के लिए। क्या उस ब्रीफकेस ने अभी हिला? डेमियन की आवाज अब भी गूंज रही थी, जो आज के स्पेशल टास्क की डिटेल समझा रहा था। उनके सामने 5 ब्रीफकेसेस रखे थे, और उनकी टीम भी 5 ही लोगों की थी। हर व्यक्ति को अपने अपने सामने वाले सूटकेस को एक तय जगह पर सेफली डिलीवर करना था। बेशक सभी की लोकेशंस अलग थी। डेमियन आगे कुछ बातें और समझा रहा था, लेकिन गैरी अब उस पर कम ध्यान दे रहा था। उसकी नजर तो बस अपने सामने पड़े सूटकेस पर अटकी हुई थी, इस इंतजार में कि वो फिर से हिलेगा। गैरी इतना तो समझ गया था कि ये 5 मेंबर टीम कोई इत्तेफाक नहीं था। कुछ ब्रीफकेसेस डमीज होंगे, जिससे कोई भी चोरी करने की कोशिश करे तो कंफ्यूज हो जाए। और उसकी इंट्यूएशन साफ कह रही थी कि असल वाला सूटकेस उसके सामने वाला ही था। उसे यकीन था कि उसने उसे हल्का सा हिलते देखा था। लेकिन जब से गैरी लगातार उसे घूर रहा था, वो बिल्कुल एक साधारण सूटकेस जैसा ही पड़ा था। क्या मैं सिर्फ सोच रहा हूं? गैरी खुद पर शक करने लगा। उसने पास खड़े एक सूटेड आदमी की तरफ देखा। दोनों की नजरें टकराईं और गैरी ने तुरंत नजरें हटा ली। ज्यादा देर तक घूरना सीधा तमाचा मिलने जैसा था। ऑलराइट, कोई सवाल? डेमियन ने पूछा। एक दुबला पतला लंबा घुंघराले बालों वाला लड़का हाथ उठाता है। वो ऑर्गेनाइजेशन में नया था।
गैरी ने उसे बस 2-3 बार ही देखा था। व्हाट्स इन द पैकेज? गैरी की मुट्ठी कस गई। वो नीचे देखने लगा क्योंकि उसे पता था आगे क्या होगा। और ठीक कुछ सेकंड बाद एक जोरदार थप्पड़ की आवाज। लड़का लड़खड़ाकर गिर पड़ा। सूट वाला आदमी फिर से हाथ उठाता है, लेकिन डेमियन ने उसे रोक दिया। बस, लड़का नया है, माफ किया। फिर उसने सबकी तरफ देखा और गैरी पर नजर टिक गई। ग्रीनी, बताओ ट्रांसपोर्टर के रूल्स। यस बॉस, गैरी ने बोला। वो सीधा खड़ा होकर लाइन में सबको देखता हुआ बोला, नेवर टेक द पैकेज, नेवर आस्क व्हाट्स इन द पैकेज, एंड नेवर लुक इनसाइड द पैकेज। एक्सलेंट, डेमियन ने धीरे से ताली बजाई। अगर किसी ने ये रूल्स तोड़े तो बस इतना समझ लो, 2 बार कभी किसी ने रूल नहीं तोड़ा है। उंगलियां चटकाते ही एक सूटेड आदमी ने उन्हें छोटे छोटे कैश बंडल्स पकड़ा दिए। मूवी वाले मोटे बंडल्स नहीं थे, पर वेट देखकर गैरी समझ गया ये उसकी जिंदगी का सबसे हाई पेइंग जॉब था। हर एक को $500 अप फ्रंट मिले, बाकी 500 जॉब पूरा करने के बाद मिलेंगे। गैरी ने चप चाप किया। $1000 उसके जैसे 16-year-old के लिए, परिवार को संभालने के लिए बहुत बड़ी रकम थी। वो मेंटल कैलकुलेशंस कर रहा था, बिजली का बिल, गैस का बिल, और शायद अपनी बहन के लिए एक नया फोन भी। स्टूडेंट्स को गैंगस्टर्स अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे थे, और स्टूडेंट्स के पास दूषण ही नहीं था। सुपरमार्केट और फास्ट फूड जॉब्स मशीन्स और स्क्रीन्स ने ले ली थी। कंस्ट्रक्शन में पहले से मैनुअल लेबर थे, और टेक जॉब्स सिर्फ प्रोडिजी किड्स के लिए थी, जैसे उसका दोस्त टॉम। लोकेशंस मिलते ही जॉब ऑफिशियली शुरू हो गया। गैरी ने मेटल सूटकेस उठाया। वजन था, पर समझ नहीं आया कि अंदर कुछ है या ये सूटकेस ही इतना भारी है। जैसे ही उसने थोड़ा झटके से हिलाया, एक आदमी ने उसे फिर से घूरा। राइट? पूछना नहीं कि अंदर क्या है। नाइट क्लब से बाहर निकले और पांचों अलग दिशाओं में चले गए। कर्ली हेयर्ड लड़के की नाक से अभी भी खून बह रहा था। स्टे सेफ गाइस, गैरी ने धीरे से कहा। पर गैरी के मन में एक बात चुभ रही थी। इतना ज्यादा पैसा, मतलब उतना ही ज्यादा डेंजर। अब तक उसके सभी रन स्मूथ थे। यही वजह थी कि अंडरडॉग स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करते थे। अनफेमिलियर फेसेस, लेस सस्पिशियस। लेकिन रिस्क कभी कम नहीं होता था। हर मिशन के साथ लगता उसकी किस्मत कभी भी पलट सकती है। गैरी अपने ट्रैक सूट और ट्रेनर्स में एक फैंसी मेटालिक सूटकेस लेकर भाग रहा था। लोग घूरते, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो जल्दी से जल्दी लोकेशन पर पहुंचना चाहता था। लोकेशन एक कंस्ट्रक्शन साइट निकला। वर्कर्स जा चुके थे। अपार्टमेंट बिल्डिंग की फाउंडेशन बनी थी, पर दीवारें नहीं। गैरी को यहां किसी से ब्रीफकेस हैंडओवर करना था। वो बीच में खड़ा इंतजार कर रहा था। सिर्फ सीमेंट बैग्स पड़े थे। फोन चेक किया। 8:05। मीटिंग टाइम पार हो चुका था। हेलो, गैरी ने पुकारा। एको हुई। कोई जवाब नहीं। कहीं मैं गलत जगह तो नहीं? डबल चेक किया, राइट प्लेस था। उसने डेमियन को टेक्स्ट किया, नो वन हियर, व्हाट शुड आई डू? ये पहली बार था कि ऐसा हो रहा था। गैरी ने थोड़ा चलकर इधर उधर देखने की सोची, और तभी उसे नजर आया एक गहरा लाल लिक्विड जो एक सपोर्ट पिलर के पीछे से बह रहा था। प्लीज, ये पेंट हो, गैरी ने मन ही मन कहा, लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं था कि पिलर के पीछे झांकता। डिंग, फोन वाइब्रेट हुआ। गैरी ने सिर उठाया और 4 इंच की ब्लेड उसकी तरफ आती हुई दिखी। इंस्टिंक्ट से उसने सूट की तरफ कर लिया। क्लैंग, ब्लेड सूटकेस से टकराकर उछल गई। उसे बस 1 सेकंड के लिए हमलावर दिखा, फिर गैरी जान बचाकर भाग पड़ा। दिल धक धक कर रहा था, इतना तेज कि जैसे बाहर निकल आएगा। उसके अंडरवेयर भी गर्म लग रहे थे। वो डर के मारे खुद को गीला कर चुका था। आई एम गोइंग टू डाई। वो सच में गैंगस्टर था। उसने मुझे सच में मारने की कोशिश की। गेट की तरफ भागते हुए उसने देखा 3 सूट्स वाले और खड़े थे। वो भी उसकी तरफ दौड़ पड़े। और भी हैं। अब क्या करूं? गैरी कंस्ट्रक्शन साइट के ग्रिटी हिस्से में भागा। मिट्टी के डेयर, डिगर्स, बड़े मशीन्स। साइट के केवल 2 एंट्रेंसेस थे, नॉर्थ और साउथ, पर गैरी पैनिक में वेस्ट की ओर भाग गया था। चारों तरफ दीवारें थीं, ऊपर बार्ब्ड वायर। चढ़ना इम्पॉसिबल था। एड्रेनलिन उतरने लगा। वो थक गया, हाथ पैर कांप रहे थे। वो ज्यादा देर दौड़ नहीं सकता था। आखिरकार वो एक डर्ट माउंट के पीछे छिप गया। उसने झांक कर देखा, 3 आदमी, तीनों के हाथों में ब्लेड्स। पुलिस को कॉल? इम्पॉसिबल। पुलिस आएगी तो अंडरडॉग्स उसका काम तमाम कर देंगे। तभी सूटकेस फिर से हिला, इस बार इतनी जोर से कि गैरी का हाथ उछल गया। अंदर क्या है? लेकिन अभी वो सोचने का समय नहीं था। गैरी ने फिर से झांका। एक आदमी लेफ्ट, एक राइट। तीसरा कहां? अचानक गैरी की लोअर बैक में तेज जलती हुई चोट।
वो चिल्ला भी नहीं पाया। उसने घूमते हुए सूटकेस को स्विंग किया। सूटकेस का कोना हमलावर के सिर पर लगा। आदमी लड़खड़ाया, लेकिन बेहोश नहीं हुआ। गैरी के हाथ खून से भीग रहे थे। उसकी पीठ से भी खून निकल रहा था। वो स्टैब्ड हो चुका था। डैम इट! मैं तो अभी स्कूल में पढ़ता हूं, गैरी दर्द में चिल्लाया। आदमी एक पल को रुक गया। गैरी गिर रहा था, पर अचानक उसे अपनी बहन की मुस्कान याद आई। मां का रोना याद आया। उसी पल उसने अपने पैर जमाए, कमर घुमाई और अपनी पूरी ताकत से एक राइट स्ट्रेट पंच मारा, ठीक वैसे जैसे कर्क ने सिखाया था। पंच साफ जुट गया। एक झटका उसके हाथ में दौड़ा। आदमी बेहोश होकर गिर गया और गैरी भी। वो कमजोर, थका हुआ, आंखें बंद होने लगी। उसके सामने सूटकेस था, अब पहले से ज्यादा हिंसक तरह से हिल रहा था, जैसे अंदर कुछ कूद रहा हो। आई डोंट वॉन्ट टू डाई, गैरी बुदबुदाया। क्लिक! सूटकेस खुल गया। अगले ही पल अंधेरा। एक असहनीय दर्द उसके रिस्ट में धंसता गया, स्टैब से भी बदतर, पर गैरी में प्रतिक्रिया की ताकत भी नहीं थी। और फिर बंद आंखों के पीछे एक चमकता हुआ टेक्स्ट उभरा, "Since you've been granted the werewolf system." गैरी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं, मानो होश वापस खींचा जा रहा हो। सबसे पहले उसकी नजर ऊपर उठी। बहुत ऊंचे, घने पेड़ आसमान को छू रहे थे। ऊपर धुंधला ग्रे आसमान, जिससे समझ ही नहीं आ रहा था कि रात ढल रही है या सुबह जन्म ले रही है। उठने की कोशिश की तो नीचे सूखी पत्तियों की सरसराहट ने ध्यान खींचा। क्या मैं जंगल में हूं? गैरी ने इधर उधर देखा। सिर्फ पेड़, कोई रास्ता नहीं, कोई सड़क नहीं। मैं यहां आया कैसे? अभी तो मैं आ! अचानक सिर में तेज दर्द की घंटी बजी। उठकर देखा तो उसकी स्लीव्स फटी हुई थी। दिमाग ने पिछली यादें पकड़ने की कोशिश की और तभी उसकी पीठ के पास वही सुन्न करता दर्द लौट आया। उस आदमी ने मुझे चाकू मारा था। उसने घबराकर अपनी शर्ट ऊपर की, कंधा पलटकर जख्म ढूंढने की कोशिश की। कुछ नहीं। उंगलियां घुमाई, फिर भी कुछ नहीं। क्या सब एक बुरा सपना था? लेकिन नीचे ट्राउजर पर सूखे खून की धारें साफ दिख रही थी। कुछ तो हुआ था। और उसके बावजूद दर्द बिल्कुल गायब था, बल्कि शरीर पहले से ज्यादा हल्का, मजबूत लग रहा था। मुझे स्टैब किया गया था, तो फिर मेरा शरीर ऐसे ठीक कैसे हो गया? और मैं यहां आया कैसे? आखिर यहां हूं कहां? यादें धुंधली थीं। और वहीं उन्हीं उलझनों के बीच उसने वो बात नोटिस ही नहीं की, उसकी नजरें बदल चुकी थीं। काफी अंधेरा होने के बावजूद वह पेड़ों की छाल की दरारें तक देख पा रहा था। दूर दराज पेड़ों पर रेंगती एंट्स एक दूसरे को खाना पास करते, सब मानो अल्ट्रा एचडी में नजर आ रहा था। ऊपर चांद बताता हुआ कि अभी भी रात है। वेट, क्या वो सच में एंट्स हैं? गैरी ने खुद ही चौंक कर सोचा। और तभी उसकी नजर ऊपर बाईं ओर अटक गई, मानो किसी गेम नोटिफिकेशन का आइकन स्क्रीन पर अटका हो। वहां जहां देखता, आइकन उसके साथ घूमता रहा। यह हटेगा कैसे? जैसे ही उसने नोटिफिकेशन के बारे में सोचा, वो खुल गया। Your bloodlust has been lowered. You're no longer enraged. State has been updated to. ये क्या? सिस्टम? गैरी ने कभी कभार गेम्स खेले थे और इंटरफेस बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, हवर करता, हवा में तैरता हुआ, उसकी आंखों के सामने चिपका हुआ। लेकिन शब्दों ने उसकी रूह ठंडी कर दी। ब्लड लस्ट, एनरेज्ड। क्या मैं किसी वैम्पायर में बदल गया हूं? उसके दिमाग ने सबसे पहले वही सोचा। तेज हीलिंग, रात में साफ दिखना, सुपरनैचुरल वाइब्स। उसने जल्दी से दांत टोले, सब नॉर्मल। फिर भी डर बना रहा। नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन मुझे यहां आते हुए कुछ याद क्यों नहीं? वो नोटिफिकेशंस हटाकर उसने मेन स्क्रीन देखी। उसके सामने उसका स्टेटस विंडो खुला। लेवल 1, एक्सपी भी हंडा जैसा। एनर्जी, हर्द। हार्ट रेट सिंपल। हार्ट रेट 42। 42? ये तो एथलीट्स का होता है, मेरा कैसे? शायद स्टेमिना जैसा। हेल्थ सिंपल। स्टेट ब्लड लस्ट से जुड़ा हुआ। पर लेवल वो सबसे दिलचस्प था। उसे पुराने आरपीजी याद आ गए। एक्सपी ग्राइंड, बार भरना, वही मजा। ऊपर स्टेटस के बाद एक और टैब चमक रहा था। क्वेस्ट्स, लाल डॉट, न्यू अपडेट जैसा। खोलते ही न्यू क्वेस्ट रिसीव्ड, गेट द परफेक्ट बॉडी, पुश डे, ईट 2 kilograms ऑफ मीट पर डे। क्वेस्ट रिवॉर्ड, 2 किलो मीट। क्या मैं टाइगर हूं? सिस्टम बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, मानो कोई फिटनेस फ्रीक डेवलपर ने लिखा हो। ऊपर स्क्रॉल किया, न्यू क्वेस्ट रिसीव्ड, योर 14 days until the next full moon, survive, full moon turning। उसके दिमाग ने अंततः डॉट्स कनेक्ट कर दिए। और फिर वह पहली सिस्टम नोटिफिकेशन ब्लैकआउट से पहले देखी थी। कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन ग्रांटेड द वेयरवुल्फ सिस्टम। गैरी ने सांस रोके वह लाइन दोबारा पढ़ी। तो मैं वैम्पायर नहीं हूं,
उसका चेहरा सूख गया, घुटन सी हुई और उसके लिप्स धीमे से फिसले। लगता है बॉडी हेयर की समस्या अब कभी नहीं होगी। वेयरवुल्फ। गैरी ने यह शब्द पहले भी सुना था, फिल्मों, किताबों और इंटरनेट थ्योरीज में, मगर उसने कभी गहराई से ऐसे क्रीचर्स के बारे में सोचा नहीं था। लेकिन अब इस रात की खामोशी में यह शब्द उसकी रगों में अजीब सी सनसनी जगाने लगा। क्या मैं अब एक ऑल्टर्ड बन चुका हूं? यह ख्याल जितना अजीब था, उतना ही डरावना भी। ऑल्टर्ड बनने का प्रोसेस बहुत लंबा और मुश्किल माना जाता था, लेकिन शायद उस सूटकेस में जो चीज थी वह किसी नई कंपनी का शॉर्टकट प्रोडक्ट हो। लेकिन सूटकेस तो अब कहीं नहीं था। शायद कंस्ट्रक्शन साइट पर ही छूट गया था। शायद इसे वेयरवुल्फ इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने मुझे एक वुल्फ टाइप ऑल्टर्ड में बदल दिया। अगर ऐसा है तो मेरे बॉडी में बदलाव भी होने चाहिए। गैरी ने अपनी सुधरी हुई विजन को याद किया। अंधेरे में इतनी क्लैरिटी पहले कभी नहीं मिली थी। परखने के लिए वह पास के एक पेड़ के सामने जाकर खड़ा हुआ। कुछ पल उसने अपनी मुट्ठी को देखा, फिर पूरा जोर लगाकर उसने भारी पंच मारा। पेड़ बिल्कुल नहीं हिला, लेकिन गैरी की हालत खराब हो गई। आह! उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। उसकी नकल्स छिल गई थी, खून रिस रहा था, स्किन फट चुकी थी। फिर उसकी आंखों के सामने हवा में एक स्क्रीन उभर आई। यू हैव बीन इंजर्ड, 98 आउट ऑफ 100 एचपी। गैरी ने दर्द से दांत भींचे। -2 एचपी? इसे ज्यादा कहूं या कम? और अगर एचपी 0 हो जाए तो क्या मैं सीधा मर जाऊंगा? सिस्टम उसकी हार्ट बीट को भी ट्रैक कर रहा था। योर हार्ट रेट हैज इंक्रीस्ड। उसके लिए ये पूरी तरह बेकार इन्फो थी। दिल की धड़कन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दर्द थोड़ा कम हुआ तो उसने और एक्सपेरिमेंट्स करने चाहे, स्पीड, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी। लेकिन नन रनिंग कोई खास बदलाव महसूस हुआ, न उसके हाथ पैर किसी वुल्फ फॉर्म में बदले। कई बार फोकस करने, इमेजिन करने, कोशिश करने पर भी कुछ नहीं हुआ। गैरी ने भारी सांस छोड़ी। रात हो रही थी, जिम जाना पॉसिबल नहीं था। और रोजाना 2 किलोग्राम्स मीट वाला क्वेस्ट, उसकी फैमिली के हालात में तो नामुमकिन था। बाकी एक क्वेस्ट बचता था, 14 डेज बाद वाला, फुल मून, और उसी दिन होने वाली उसकी पहली टर्निंग। लेकिन उसके शरीर ने अब तक कोई ड्रास्टिक बदलाव नहीं दिखाया था। कम से कम उसके पास 14 डेज थे सोचने के लिए। जंगल से बाहर निकलते हुए वह तेजी से जॉगिंग करने लगा। लगभग 20 मिनट्स की दौड़ के बाद वह घर पहुंच गया और उसे हैरानी हुई कि उसकी सांसें बिल्कुल भी नहीं फूली थीं। उसकी हार्ट रेट फिर से नीचे आ गई, 45 बीपीएम। घर में प्रवेश करते ही उसने टॉर्न और ब्लड स्टेन्ड कपड़े उतारकर एक स्पोर्ट्स बैग में ठूस दिए। एमी ने उसे ऐसे कपड़े उतारते देख आंखें बंद कर ली। गैरी, कपड़े पहन लो जल्दी, वह चिल्लाई। मॉम की आवाज किचन से आई। फूड रेडी है, गर्मा लेना। मुझे भूख नहीं है, गैरी ने जवाब दिया, जबकि वह अक्सर काम से लौटकर भूखे जानवर की तरह खाता था। वह ड्रॉर्स में कुछ खोजने लगा। एमी के ड्रॉर में भी हाथ चला गया। अ डायरी? उसने बुदबुदाया। एमी फौरन झपट पड़ी। मेरी चीजों से दूर रहो, क्या ढूंढ रहे हो? बैंडेजेस या प्लास्टर्स? मेरे हाथ के लिए। लेकिन जब उसने हाथ देखा, वह पूरी तरह ठीक था। सिस्टम ने फिर से टेक्स्ट दिखाया, 109 out of 1 energy. Eat more meat to restore your energy. When idle, energy points will restore HP. Super healing. अब उसकी एबिलिटीज की लिस्ट और लंबी हो गई। तुम डॉक्टर गए थे? तुम्हारी नोज भी ठीक है? एमी ने कहा। गैरी बस एक ही वर्ड बोल पाया, या। तभी उसके फोन से लगातार नोटिफिकेशन साउंड्स आने लगी। डिंग डिंग। एमी ने फोन उठाकर उसे दिया। उसने प्रीव्यू में एक लाइन देखी, बैस्टर्ड, आई किल यू। गैरी, क्या तुम मुसीबत में हो? लेकिन गैरी फोन पकड़कर तुरंत वॉशरूम में बंद हो गया। वहां उसने हर मैसेज पढ़ा। वेयर आर यू? आंसर नाउ। द आइटम इज मिसिंग। रूल्स जानते हो, आज ही वापस लेकर आओ, वरना अपने फैमिली से गुड बाय बोल दो। गैरी के हाथ कांप गए। ओह शिट! आइटम शायद उसके अंदर मर्ज हो चुका था। ऑल्टर्ड होने का प्रोसेस इरिवर्सिबल है। वह वापस जाता तो उसे मार दिया जाता, या उसे एक ऑल्टर्ड स्लेव बना लिया जाता, जबकि वह प्रूव भी नहीं कर सकता कि वह ऑल्टर्ड है। और अगर असली आइटम सूटकेस में रह गया हो तो जिसने भी उसे स्टैब किया था, वह लोग उसे ले गए होंगे। किसी भी हालत में उसने अपना काम फेल किया था। अंडरडॉग्स में फेल होने का मतलब सिर्फ मौत होता था। गैरी कांपते हुए सोचने लगा, अच्छा हुआ मैंने उन्हें फेक एड्रेस दिया। लेकिन अगर उन्होंने असली घर ढूंढ लिया तो एमी और मॉम का क्या होगा? सूट पहने एक आदमी ने फोन पर रिपोर्ट किया, सर पुलिस पहुंच गई है, हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन रोकनी पड़ी।
दूसरी तरफ से गुस्से से भरी आवाज आई, डैम इट, तुम्हें कोई अंदाजा है उस सूटकेस में रखा सामान कितना इंपॉर्टेंट था? बेशक नहीं होगा। टू हेल विथ दिस, उस लड़के को यहां लेकर आओ और पता लगाओ किसने हमें बिट्रे किया है। सुबह का बहुत शुरुआती वक्त था। सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था, बस एक फीका सा ग्रे आसमान फैला हुआ था। उसी दिन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम शुरू होने से पहले वर्कर्स को 3 खौफनाक लाशें मिली। असल में उन्हें लाशें कहना भी मुश्किल लग रहा था। तीनों शरीर बुरी तरह नोचे फाड़े हुए थे। जगह जगह से बड़े बड़े हिस्से गायब थे। चेहरे और जिस्म पर गहरी रेखाओं जैसे पंजों के निशान। पूरा कंस्ट्रक्शन साइट खून से लथपथ था। उन्होंने सबसे पहले पुलिस को कॉल किया, जिन्होंने तुरंत साइट को क्राइम सीन घोषित कर दिया। बॉस, आपका क्या ख्याल है? एक युवा पुलिसमैन ने पूछा। उसके सामने खड़ा था ब्राउन ओवरकोट और स्क्रफी दाढ़ी वाला आदमी, एंटन मिल्स्टन, स्लो का पुलिस चीफ। ये छोटा सा शहर जहां पेटी क्राइम्स तो होते थे, पर ऐसा इतना क्रूर मामला पहली बार उनके सामने था। घुटनों के बल झुककर एंटन ने खून को गौर से देखा। जो भी खून मिला है, सबका डीएनए सैंपल ले लिया? एंटन ने पूछा। जी सर, टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। उम्मीद है सिस्टम में कुछ मैच मिल जाए। एंटन ने धीमी आवाज में कहा, अगर मेरा गैस सही है तो ये किसी गैंग वॉर का मामला लग रहा है। कोई सामान ले जा रहा था, डील खराब हो गई और एक खाली ब्रीफ केस। इस हालत में चांसेस हैं कि अटैकर्स के फिंगरप्रिंट्स पहले से सिस्टम में हों। लेकिन एक बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी, ब्रीफकेस वहीं क्यों छोड़ दिया गया? बॉस, यानी ये तीनों बॉडीज अटैकर्स थीं? एंटन ने सिर हिलाया। ट्रांसपोर्टर्स आमतौर पर अकेले चलते हैं। भीड़ में घुलना आसान होता है। ज्यादातर गैंग्स टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स का इस्तेमाल करती है, और ये लोग विक्टिम्स की तरह फ्लैशी कपड़े नहीं पहनते। फिर भी 3 आर्म्ड थग्स को मार गिराना, ये बात हजम नहीं होती। अनलेस जिसने सामान ट्रांसपोर्ट किया वह कोई साधारण इंसान न हो। एक स्त्री आवाज पीछे से बोली, एंड ऑल्टर्ड। दोनों मुड़कर देखते हैं। पीले टेप के नीचे से 2 यूनिफॉर्म पहने लोग अंदर आते हैं। एक मिडिल एज्ड वुमन और एक मैन। उनकी यूनिफॉर्म साधारण पुलिस की नहीं थी। ग्रे कलर की टाइट फिट फैब्रिक, गोल्ड ट्रिम, फ्लेक्सिबल और ब्रीदेबल। और सबसे ध्यान खींचने वाली चीज थी उनके बाएं सीने पर बना चिन्ह, एक सिल्वर रोज, जिसके बीच से सीधा नीचे उतरती एक सोर्ड। व्हाइट रोज। एंटॉन के चेहरे पर बेचैनी दौड़ गई। डैम इट, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? अभी तो यह कहना भी मुश्किल है कि यह ऑल्टर्ड केस है। एंटोन ने नाखुशी जताई। उस आदमी ने एंटोन की तरफ देखा। छोटी काली बाल, गंभीर चेहरा और एक अजीब सी खामोशी। एंटोन को लगा जैसे उसकी रूह में सिहरन दौड़ गई हो। उस आदमी में कोई भावना, कोई एम्पैथी, कुछ भी नहीं था। इतनी भयावह लाशों के बीच भी उसने एक पलक तक नहीं झपकाई। उसकी पार्टनर सेडी निम्पर के चेहरे पर घमंड साफ छलक रहा था, और वह इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं करती थी। सेडी ने तीखे लहजे में कहा, मिस्टर मिल्स्टन, पहली नजर में एक टॉडलर भी बता देगा कि यह काम सिर्फ किसी ऑल्टर्ड का हो सकता है। अब इस इन्वेस्टिगेशन की कमान हम दोनों संभालेंगे, और हमें आपकी पूरी सपोर्ट चाहिए। यह आपका कर्तव्य है। जवाब सुने बिना ही वह एविडेंस देखने चली गई। युवा पुलिसमैन ने धीमी आवाज में पूछा, सर, क्या ये दोनों सच में व्हाइट रोज के हैं? आंटोन ने दांत भींचते हुए कहा, हाँ, और इसका मतलब है कि अब कमांड उन्हीं के हाथ में है। लेकिन याद रखना, उनसे लड़ना कभी मत। तुम जानते ही होगे, दोनों ऑल्टर्ड हैं। ऑल्टर्ड के आने के बाद एक कड़वी सच्चाई यह थी, शक्तियां मिलने के बाद कई लोग उनका गलत इस्तेमाल करने लगे। पुलिस की सिंपल गन्स ऑल्टर्ड के सामने बेअसर थीं। इसलिए सरकार ने बनाया एआईएफ, ऑल्टर्ड इन्वेस्टिगेशन फोर्स, जिसे आम लोग कहते थे व्हाइट रोज। अगले दिन अलार्म की आवाज ने गैरी को जगा दिया। आधी नींद में उसने स्नूज दबा दिया। उसका सिर धड़धड़ा रहा था। अजीब सी बेचैनी थी। लगता है आखिर सो ही गया, गैरी ने सोचा। कल की रात वह मुश्किल से सो पाया था, कल वाले कर्स्ड ट्रांसपोर्टर जॉब की वजह से। और डायमंड उसके और उसके परिवार के साथ क्या करेगा, इस डर की वजह से। उन्हें इस जगह का पता नहीं चलना चाहिए, कभी नहीं। वह सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नाक में एक गंध आई। जैसे कोई इंस्टिंक्ट जाग उठा हो। उसने हवा को सूंघा और गंध के पीछे पीछे रसोई तक पहुंचा। पेट जोर से गुर्रा रहा था। पिछली रात की भूख पागलपन की तरह लौट आई थी। फ्रिज खोला। अंदर फ्रेश अनकुक्ड स्टेक पड़ा था, खून के छोटे फडल में भीगा हुआ। पता भी नहीं चला। उसका हाथ आगे बढ़ा और उसने पूरा स्टेक उठा लिया, उसे मुंह तक ले जाते हुए एऊ, एमी चीखी। गैरी, तुम रॉ मीट खाने वाले थे?
गेरी की बहन की आवाज सुनकर वह जैसे ट्रांस से बाहर निकला, जल्दी से स्टेक वापस फेंक दिया। एमी गुस्से में बोली, अब आज रात हमें इसी में तुम्हारे जर्म्स के साथ खाना पड़ेगा। हाथ तो देखो, खून लगा है। मॉम ने यह स्टेक आज रात स्पेशल बनाने के लिए रखा था। इतने में उनकी मां भी आ गई, आंखों के नीचे थकान की हल्की लकीरें। सुबह सुबह क्या शोर मचा रखा है? एमी ने शिकायत कर दी। गैरी के हाथ कांप रहे थे, उसका शरीर मानो उसकी बात नहीं मान रहा था। सॉरी, गैरी बुदबुदाया और दोनों से बचते हुए बाथरूम की ओर भागा। मैं नया ले आऊंगा, प्रॉमिस। मिरर में उसने खुद को देखा। आधा डर था कि चेहरा बदल गया होगा, पर वह वही था। बस दिल तेजी से धड़क रहा था। सिस्टम भी यही बता रहा था। फिर उसने गौर किया, उसके खून वाले हाथ उसके मुंह में थे। वह उन्हें चाट चुका था। टेस्ट अभी भी महसूस हो रही थी और डरावनी बात यह थी, उसे यह स्वाद अच्छा लग रहा था। कुछ देर खुद को संभालने के बाद वह वापस ब्रेकफास्ट के लिए आया। टीवी चल रहा था। एम उसके सामने स्लाइस्ड हैम सैंडविच रखा था। उसने एक झटके में खत्म कर लिया और सिस्टम चेक किया। 28 ग्राम्स ऑफ मीट कंज्यूम्ड। एक पतली स्लाइस, बस 28 ग्राम्स। उसके मन में सवाल उठा, अगर वह क्वेस्ट पूरा करे तो क्या सच में एक्सपी और लेवल अप मिलेगा? पर दिक्कत वही, मीट महंगा था। पॉकेट में तो अभी भी $500 थे, पर वह पैसे उसके परिवार की जरूरतें पूरी कर सकते थे। टीवी पर न्यूज चल रही थी। ऑल्टर्ड हंटर्स ने फिर हमला किया है। इस बार एक ऑल्टर्ड को उसके घर में मार गिराया। गैरी ने सुना, पर मन कहीं और चला गया। ऑल्टर्ड हंटर्स? अगर मैं सच में ऑल्टर्ड बन गया हूं, तो शायद कल से सिर्फ डायमंड नहीं, ये लोग भी मेरे पीछे होंगे। फिर न्यूज में आया, स्लफ के कंस्ट्रक्शन साइट पर मिली 3 म्यूटिलेटेड बॉडीज। पुलिस का मानना है कि ये ऑल्टर्ड द्वारा गैंग ट्रेड गॉन रॉन्ग का मामला है। गैरी का सांस रुक सा गया। तीनों लाशें पहचानी जा चुकी थी, लेकिन क्राइम सीन पर मिले चौथे व्यक्ति के खून का कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसे ही सस्पेक्टेड किलर ऑल्टर्ड माना जा रहा था। गैरी का चेहरा सफेद पड़ गया। ग्रेट, अब पुलिस भी मेरे पीछे है। आज गैरी स्कूल की तरफ सामान्य से बहुत धीमी चाल में चल रहा था। हर पल वह अपने आसपास देख रहा था, ये जांचते हुए कि कहीं कोई उसे फॉलो तो नहीं कर रहा। टीवी पर उसने जो 3 मारे गए गैंग मेंबर्स देखे थे, वही लोग थे जो कंस्ट्रक्शन साइट पर उसके पीछे पड़े थे। अंडरडॉग्स ने शायद अपना पैकेज वापस लेने की कोशिश की। जो भी सूटकेस में था, इतना इंपॉर्टेंट होगा कि उन्होंने गैंग मेंबर्स को मार डाला। अगर उन्हें इतनी आसानी से मार दिया, तो मेरे साथ क्या करेंगे? और वह अननोन ब्लड, ये तो मेरी ही होगी, वही जो स्टैब वूंड से आया। गैरी ने सोचा। फिर उसने सिस्टम और न्यूज रिपोर्ट को याद किया। ऑल्टर्ड की ही करनी थी। वह रास्ते के बीच में रुक गया और निगलते हुए सोचने लगा, कम से कम उम्मीद है कि ये अंडरडॉग्स थे और कोई नहीं। सही ना? मैं कुछ तो याद करता। भयानक विचार को शेकिंग ऑफ करते हुए उसने सोचा कि अब स्कूल जल्दी पहुंचना ही बेहतर है। शायद यही इस समय उसके लिए एकमात्र नॉर्मल चीज थी। आह! तेज पियर्सिंग चीख सुनाई दी। गैरी ने देखा कि चीख पास की एक एलीवे से आ रही थी। एक लड़की 4 पुरुषों के घेरे में थी, जिनमें से एक उसे दीवार से सटाकर पकड़ रहा था। उसका नेबरहुड तो वैसे भी सुरक्षित नहीं था, पर सुबह सुबह इतने खुले में ऐसा होना, सच में, क्या आज ऐसा ही दिन है? गैरी का पहला इंस्टिंक्ट था बस वॉक अवे करना। उसे इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए था। 4 एडल्ट्स के खिलाफ वह क्या कर सकता था? वह हीरो नहीं था, बस एक ऑर्डिनरी टीनेजर। और अगर वह इंटरफियर करता, तो वे सिर्फ मार ही नहीं सकते और कुछ और भी कर सकते थे। लड़के लड़की को एली के अंदर ले जा रहे थे, मेन रोड से दूर, एक अपार्टमेंट के पीछे। जब लड़की कॉर्नर मुड़ी, गैरी ने उसकी स्कूल यूनिफॉर्म में एक चीज नोटिस की। यह वही स्कूल थी जहां वह खुद पढ़ता था। डैम इट, मेरा खुद का छटका लाइन में है। क्या मैं ब्लफ करूं और कह दूं कि मैं भी अंडरडॉग्स में हूं? नहीं, एज देखते ही पता चल जाएगा कि मैं बस ट्रांसपोर्टर हूं। और गैंग का नाम लेना भी सही नहीं। शिट, क्यों लड़की होनी चाहिए थी? सच कहूं तो अगर लड़का होता, तो गैरी को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। दुनिया में हर जगह लोग परेशान होते थे, उन्हें गलतियां सहनी पड़ती थीं। वह खुद भी गैंग में शामिल हो चुका था, बेटर फ्यूचर की उम्मीद में। लेकिन जब उसने अपनी ही नेबरहुड में एक लड़की को एब्डक्ट होते देखा, थोड़े ही दूर से जहां वह रहता था, वह कल्पना कर ही नहीं सकता था कि अगर ये उसकी बहन होती तो क्या होता। और अगर लड़की सिंगल चाइल्ड भी होती, तो उसके पेरेंट्स का क्या? गैरी ने ख्यास क्रिएट करने पर सोचा। आसपास कोई मदद नहीं कर रहा था।
पुलिस को कॉल करने का ऑप्शन था, पर अंडरडॉग्स में उसने ये सीखा था कि पुलिस स्लो रिएक्ट करती हैं। अंडरस्टैफ्ड होने के अलावा ऊपर वाले भी पे ऑफ थे, ताकि रिस्पॉन्स डिले हो जाए। लगता है इसे मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा, गैरी ने तय किया। जैसे ही उसने एक्शन लेने का निर्णय लिया, उसके सामने एक नोटिफिकेशन स्क्रीन चमकी। न्यू क्वेस्ट रिसीव्ड, सेव द गर्ल। आपने असेस किया कि और कोई ऑप्शन नहीं है, आप ही हैं जिस पर वह भरोसा कर सकती है। अब क्या आप उसकी मदद छोड़ देंगे? टाइम टू शो योर न्यू स्किल्स। न्यू स्किल्स सही है। मैं अब ऑल्टर्ड हूं, कम से कम शायद। सुपर हीलिंग और गुड आईसाइट। दिस सिस्टम, इन चीजों से मैं इन्हें कैसे हरा सकता हूं? क्या तुम चाहते हो मैं पंचिंग बैग बन जाऊं? गेट अवे! लड़की की चीख फिर से सुनाई दी, पर जल्दी ही मफल्ड हो गई। गैरी ने कोई सोचने का समय नहीं लिया। वह हमेशा एक्ट करता था। अब भी ऐसा ही हुआ। उसके पैर खुद खुद आगे बढ़े और वह एलीवे में दौड़ पड़ा। कॉर्नर पर मुड़ते ही उसने देखा कि एक आदमी लड़की के मुंह पर हाथ रखे हुए था। पुरुषों ने उसके सिर की तरफ देखा। वे डेफिनेटली फ्रेंडली नहीं थे। अधिकांश सिमिलर कपड़े पहन रहे थे, बैगी ट्राउजर्स और ब्लैक टॉप्स। कलर गैंग? डैम इट, मुझे जल्दी नोटिस करना चाहिए था। अब समझ में आया कि डेलाइट में वे इतना ब्रेजन क्यों थे। कलर गैंग्स आमतौर पर यूनिवर्सिटी या हाई स्कूल स्टूडेंट्स होती हैं। कुछ बड़े गैंग्स के नीचे काम करते हैं, लेकिन अंडरडॉग्स में कोई ब्लैक कलर की गैंग नहीं थी। ये रिलीफ था। किड, हम अच्छे मूड में हैं, इसलिए वापस स्कूल जाओ। पीछे खड़ा एक आदमी बोला, उसे देखकर कि गैरी बस एक बच्चा है। गैरी ने स्कूल यूनिफॉर्म देखी। वो और लड़की सेम स्कूल में थे। वह बहाना ढूंढ रहा था, पर लड़की की आंखों में फियर देखकर उसका रेज बढ़ गया। उसके बाल भी उसकी बहन जैसे ही थे, बस काले। 4 लोग हैं, कुछ पंचेस लगेंगे, लेकिन स्टैब्ड होने से ज्यादा हर्ट नहीं होगा, है ना? गैरी ने खुद को कन्विंस किया और बॉक्सिंग स्टैंस में खड़ा हो गया, जैसा कर्क ने सिखाया था। पुरुष हंसने लगे। ओह, लगता है हमारे पास शाइनिंग आर्मर में नाइट है। चलो देखते हैं क्या कर सकता है, शायद इनविटेशन भी दे दें। गैरी ने आदमी के टोस पर फोकस किया। उसने याद किया उस रात जब उसने गैंगस्टर को पंच किया था और कर्क की ट्रेनिंग। नॉट येट, अभी क्लोज नहीं है। जैसे ही आदमी रेंज में आया, गैरी ने परफेक्ट जैब मारी, जो कर्क को भी प्रेज वर्दी लगती। पर पंच हवा में ही लग गई। आदमी ने साइड मूव किया और उसका फिस्ट पकड़ लिया। क्या तुम्हें पता है ये पंच कितना ऑब्वियस था? अगर एमेचर्स जैसे तुम्हें मारने देते, तो हम ये काम ही नहीं कर रहे होते। आदमी ने उसे रिस्ट से खींचा, सिर में पंच मारा, बॉडी बैकवर्ड फ्लिंग हुई, फिर अगली बार स्टमक में नी मारी। गैरी के सांस अटक गई। गलत था, यह दर्द स्टैबिंग से भी ज्यादा है। मर्दों का ध्यान बीटिंग पर था। लड़की ने यह मौका देखा, हाथ नीचे खींचा, जबरदस्ती काटा। आदमी ने छोड़ते ही उसने किक मारी और एलीवे से भागी। अब देखो क्या किया, आदमी चिल्लाया। छोड़ दिया, अब पकड़ना 10 गुना मुश्किल होगा। किड, इसका हिसाब कैसे चुकाओगे? गैरी घुटनों के बल था, स्टमक में पेन था। फिर नोटिफिकेशन आया, 40 एक्सीव्ड। वह बच गई, ठीक है, लेकिन एक्सपी का क्या फायदा अगर मैं अगला दिन नहीं देखूं? अगला किक स्टमक पर आया, ब्लड मुंह से निकलने लगी। ये स्कम एमी के साथ भी ऐसा करते? अगर मैं आसपास मदद ढूंढी। रैफ ने फिर किक मारी। गैरी ने लेग पकड़ लिया। लड़की मैक्सिमम स्पीड में भाग रही थी। पीछे 2 पुलिसमैन फॉलो कर रहे थे। जैसे ही वह सेफ हुई, उसने आसपास मदद ढूंढी। यहां है, हमें यहां तक पहुंचना पड़ेगा। वह रुक गई। 4 पुरुष फर्श पर पड़े थे, कुछ अनकॉन्शियस, कुछ दर्द में रोलिंग। एक का लेग अननेचुरल एंगल में था। यह सब क्या हुआ? जब गैरी ने क्लासरूम का दरवाजा स्लाइड किया, वह हैरान रह गया कि अभी तक सभी बच्चे वहां नहीं थे। उसकी नजर स्कूल के घड़ी की तरफ गई। क्लास शुरू होने में अभी भी 15 मिनट का समय बाकी था। क्या? कैसे? मैं तो इतनी धीरे चल रहा था और फिर उस इंसिडेंट में फंस गया, गैरी ने खुद से कहा। उसके हाथ अभी भी हल्के से कांप रहे थे। वह अभी तक नहीं समझ पाया कि उसने क्या किया या कुछ ही मिनट पहले क्या हुआ था, ठीक उस समय जब उसने छोटी प्रॉब्लम को सुलझाया था। उसके शरीर ने खुद ब खुद दौड़ना शुरू कर दिया, स्कूल की तरफ भागते हुए, इस सब से दूर होने के लिए। इससे रास्ते में खोया समय भी पूरा हो गया। फिर भी मुझे इतना जल्दी नहीं आना चाहिए था। मैं कितनी जल्दी दौड़ रहा था। अपनी सीट पर जाते हुए उसने बैग रखा और उसका यूजुअल फ्रेंड टॉम वहां उसका इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? तुम कुछ अलग लग रहे हो। मैं समझ नहीं पा रहा। तुम जैसे यूजुअल नहीं लग रहे। टॉम ने टिप्पणी की।
थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स, गैरी ने रिप्लाई किया। सच तो यह था कि गैरी बस चाहता था कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। स्कूल वह जगह थी जहां उसे अपने गैंग मेंबर वाले दूसरी जिंदगी की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन अब, जब उसका पूरा शरीर अजीब बदलावों से गुजर रहा था, सब कुछ अलग रखना मुश्किल हो गया था। एक्चुअली एक सवाल है। तुम गेम्स और बुक्स में इंटरेस्टेड हो, तो क्या तुम वेयरवुल्व्स के बारे में जानते हो? गेर ने पूछा। थॉम के चेहरे पर हल्की सी स्mirk आई। ओह, मैंने सोचा तुम ऐसे चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हो। मत बताओ, तुम वही एज ओल्ड क्वेश्चन पूछने वाले हो ना। विच वन इज स्ट्रोंगर? या वैम्पायर या वेयरवुल्फ में से किसे चुनोगे? वैम्पायर्स? नहीं, मैं बस वेयरवुल्व्स के बारे में जानना चाहता हूं। क्यूरियस हूं कि ये क्या करते हैं, क्या सावधान रहना पड़ता है। तुम जानते हो, मैं इंटरनेट पर खोजने में टेरेबल हूं। अजीब था कि गैरी को अचानक इन चीजों में इंटरेस्ट हो गया, पर वह हमेशा नई चीजों के प्रति ऑब्सेस्ड रहता था, चाहे कॉमिक हो, टीवी सीरीज हो या गैंग स्टोरीज। टॉम ने इसे गैरी की लेटेस्ट ऑब्सेशन माना और उसे ह्यूमर करने का फैसला किया। कहना मुश्किल है। इन चीजों के बारे में बहुत सारी लोर है। डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन सोर्स या रीडिंग मटेरियल। सिल्वर बुलेट्स, मैजिकल प्लांट्स, बाइट्स और बहुत कुछ। पर एक चीज कॉमन है। फुल मून पर वेयरवुल्फ सबसे स्ट्रांग होता है। कुछ कहानियों में तो इस समय वे अपने ही दोस्तों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। टॉम ने वुल्फ की एक्शंस इमिटेट करते हुए गैरी को डराने की कोशिश की, लेकिन गैरी ने फ्लिंच नहीं किया, नहीं हंसा, बल्कि उसका चेहरा गंभीर था और हाथों की हथेली गीली हो रही थी। तुम ठीक हो ना? टॉम ने पूछा। गैरी सोच रहा था कि टॉम को बताना चाहिए या नहीं। वह अभी भी अनश्योर था कि वह ऑल्टर्ड है या नहीं। सिम्टम्स एक्सप्लेन करना आसान था। बस कह देना कि ऑल्टर्ड हूं, पर फिर उसे सब कुछ बताना पड़ता। कैसे उसे स्ट्रेंज सूटकेस मिला, गैंग ज्वाइन किया और अभी भी गैंग उसे हंट कर रही। वह टॉम को यह नहीं बता सकता था। डोर फिर से स्लाइड हुई और इस बार टीचर थे। बच्चे अपनी सीट्स में बैठ गए और चैटर बंद कर दिया। टीचर मिस्टर ग्रे एक पतले और स्ट्रिक्ट मेल थे, पर सब उनका सम्मान करते थे। उनके पीछे एक नई छात्रा आई, लंबे ग्रे ऐश हेयर के साथ। हेयर फ्रिंज आईब्रोज तक जाती थी, बड़ी आंखें और सिमेट्रिकल फेस। जैसे ही गे ने उसे देखा, कुछ अजीब हुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, इतना तेज कि उसे छाती से बाहर निकलता महसूस हुआ। धड़कन उसकी कानों में भी सुनाई दे रही थी, सब आवाजों को ओवरपावर कर रही थी। लड़की को घूरते हुए उसने नीचे देखा। डेस्क का टॉप लेयर थोड़ा टूट गया था और थंबनेल की नोक लकड़ी में धंस गई थी। ओह नो, फिर से हो रहा है। वही स्ट्रेंज फीलिंग, लेकिन ये पहले नहीं हुआ। गैरी ने पैनिक किया। ये सिस्टम मैसेजेस सच में गुस्सा दिला रहे हैं। गैरी ने खुद को काम करने के लिए बस ये किया। आईज बंद करके डीप ब्रेथ्स लिया। कुछ सोचने की कोशिश की। मंक की तरह कुछ भी नहीं सोचो, कुछ भी नहीं। उसने अपने मन में mantra रिपीट किया। हेलो एवरीवन, एक स्वीट वॉइस ने ग्रीट किया। माय नेम इज शिन क्लोव, नाइस टू मीट यू ऑल। मैं हाल ही में इस टाउन में आई हूँ। मुझे कोई नहीं पता और थोड़ा नर्वस हूँ, पर स्कूल अच्छा लग रहा है और मुझे आप सभी के साथ समय बिताने की उम्मीद है। क्लोव? एक छात्र ने बोला। ये नया मेयर का नाम भी तो है ना? ओह या, सही है। वह व्यक्ति था जो टाउन को टियर 3 से टियर 2 सिटी में बदलना चाहता था, है ना? हाँ, सबको उस पर हाई होप्स हैं। शिन ने एक कदम पीछे हटाया, चेहरा हल्का लाल हो गया। वेट, तुम मेयर की बेटी हो? इस रेवलेशन से क्लास में हलचल मच गई। सभी एक्साइटेड थे। कैन वी हैव सम रिस्पेक्ट इन द रूम प्लीज? मिस्टर ग्रे ने फर्म वॉइस में कहा। जल्द ही सब शांत हो गए। नो मैटर हु शी इज, मैं चाहता हूं कि सब उसे वैसे ही ट्रीट करे जैसे बाकी स्टूडेंट्स को। शिन को विंडो वाली सीट दी गई। उसके सराउंडिंग्स ने उसे ध्यान का केंद्र बना दिया, मेयर की बेटी होने के अलावा उसके ब्यूटी के कारण भी। क्लास के दौरान गैरी लगातार शिन की तरफ देखता रहा। हर बार हार्ट बीट बढ़ता और उसे नजर हटानी पड़ती। यह हार्ट बीट कंट्रोल करने का तरीका भी बन गया। सीरियसली, हर बार कुछ एक्साइट करता है या हार्ट बीट बढ़ता है, क्या मुझे यही प्रॉब्लम रहेगा? यू हॉर्नी डॉग! टॉम ने उसके शोल्डर पर पंच किया। वह पहले से ऑब्जर्व कर रहा था कि गैरी किसी एक को घूर रहा है। टॉम, मिस्टर ग्रे ने चिल्लाया, क्या तुम फिर से क्लास इंटरप्ट कर रहे हो? सजा के तौर पर स्कूल खत्म होने के बाद मिस क्लोव को स्कूल घुमाओ, फिर अपने क्लब जाओ। डैम इट, आज उसका मूड वियर्ड है, टॉम ने सोचा। क्लास खत्म हुई, पर कंपल्सरी क्लब लेसन्स में अभी 30 मिनट थे।
हे, क्या तुम मेरे साथ आओगे और नई लड़की को स्कूल दिखाओगे? शायद तुम दोनों एक दूसरे को जान सको। थॉम ने सजेस्ट किया, गैरी को नज करते हुए। आई एम सॉरी, पर मुझे कुछ और करना है और मैं जल्दी में हूं। गैरी ने अपोलोजाइज किया। टॉम कुछ कहता उससे पहले ही गैरी निकल गया। गैरी सिर्फ लड़की को देखकर ही अपना हार्ट रेट कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। टॉकिंग तो इमेजिन ही नहीं कर सकता। प्लस गैंग और घर लोकेशन लीक ना होने के लिए उसे लूस एंड्स टाई अप करना था। और स्कूल में एक बहुत बड़ा लूस एंड था, वही स्टूडेंट जिसने उसे अंडरडॉग्स गैंग में इंट्रोड्यूस किया था। गैरी का फ्रेंड बाहर जाते देख टॉम ने सोचा कि गैरी बिहेव वियर्ड कर रहा है। जब उसने अपना डेस्क देखा, उसने नोटिस किया डेस्क दोनों ओर से डैमेज हो गया था। किसी का बेयर हैंड ग्रिप ऐसा नहीं कर सकता था। सच कहें तो जो भी सूटकेस में था उसने गैरी को ऑल्टर्ड या कम से कम ऑल्टर्ड जैसा बना दिया था। ऐसे में अंडरडॉग्स अब तक उसे ढूंढ रहे होंगे। फिर भी स्कूल के एंट्रेंस पर कोई गैंग मेंबर ना देखकर गैरी यही मान सकता था कि काई ने किसी वजह से अभी तक उन्हें खबर नहीं दी थी। दिन का अंत हो चुका था और गैरी जानता था कि खाई कहाँ होगा। उनके स्कूल में सभी को किसी न किसी एक्स्ट्रा करिकुलर क्लब में शामिल होना जरूरी था। इस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को सर्कमवेंट करना नामुमकिन था। फिर भी खाई समहाउ टीचर्स को मना कर चुका था कि उसे एस्ट्रोलॉजी क्लब बनाने दिया जाए। अनसरप्राइजिंगली वह क्लब का अकेला मेंबर था, लेकिन चूंकि वह उस समय स्कूल में रहता था, टीचर्स ने उसे लीव कर दिया। रूफ की तरफ जाने वाले दरवाजे खोलते ही गैरी ने देखा कि खाई आउटर फेंस से लीन्ड होकर स्कूल फील्ड की तरफ देख रहा है। उसका ब्लीच ब्लॉन्ड बाल हवा में उड़ रहा था और लेफ्ट ईयर में लटकता ईयरिंग भी हवा में हिल रहा था, जैसे काई किसी के पॉप फोटोशूट के लिए पोज कर रहा हो। और सच कहें, उसे वह लुक भी पूरा पूरा मिला हुआ था। गैरी को खुद उस दिशा में अट्रैक्शन नहीं थी, पर वह आसानी से इमेजिन कर सकता था कि कोई लड़की इस पिक्चर्स सीन को देखकर कैसा सून कर सकती थी। काय, गैरी ने धीरे धीरे कहा, आसपास सतर्क नजर रखते हुए। अगर यह किसी तरह का इलेबोरेट ट्रैप निकला तो वह तुरंत भागने के लिए तैयार था। मुझे तुमसे बात करनी है। गैरी की पैरानोया देखकर काय ने हंसी रोकने की कोशिश की, पर अंत में फूट पड़ी, गैरी को सरप्राइज करते हुए। डोंट वरी, अंडरडॉग्स को नहीं पता कि तुम यहां हो, ओल्डर स्टूडेंट ने कहा, हंसी के आंसू पोंछते हुए। मैं जानता था कि तुम मुझे यहां ढूंढ कर आओगे और तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। लुक्स लाइक उन्होंने पहले ही कांटेक्ट करने की कोशिश की। कितना जानते हैं और अभी तक मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं किया? क्या यह इंश्योर करने के लिए था कि मैं पहले भागने की कोशिश नहीं करूं? गेरी ने सोचा, तुमने सच में काफी कमोशन मचाया है। मैं जानता था कि तुम पैसों के लिए डेस्परेट हो, लेकिन मुझे लगा था कि अंडरडॉग्स तुम्हें अच्छे से पे कर रहे हैं। मैंने सुना है कि तुम्हें केपेबल और रिलायबल ट्रांसपोर्टर माना जाता है। तो फिर दूसरी तरफ से तुम्हें पैकेज डिलीवर करने के लिए कितना पे किया गया? काय ने पूछते हुए गेरी को देखा। उसका चेहरा स्थिर था, जिससे यह जज करना मुश्किल था कि यह ट्रिक क्वेश्चन है या बस क्यूरियोसिटी। दैट्स नॉट व्हाट हैपेंड। गेरी ने जोर से प्रोटेस्ट किया। वह सच में एक्सप्लेन करना चाहता था कि असल में क्या हुआ, लेकिन संभव नहीं था। सिचुएशन इतनी क्रेजी थी कि इसे टीनेजर की कोई बहाना ही माना जा सकता था। वर्स, अगर कोई सच मान भी ले, गैरी को लगता था कि कॉन्सिक्वेंस उससे भी ज्यादा भयंकर होगा। हाँ, तुम सही हो। तुम्हारे अंदर डबल क्रॉसिंग वाला एटीट्यूड नहीं है। तुम अपने परिवार की इतनी परवाह करते हो कि ऐसा कुछ नहीं करोगे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर तुम मुझसे इंट्रोड्यूस होने के लिए आए थे, एमी और माँ के लिए, है ना? ये सुनते ही गैरी का तेज और जोर से धड़कने लगा। कुछ महीनों पहले गैरी के घर की स्थिति और बिगड़ गई थी। उसने नोटिस किया कि और अधिक लेटर्स आने लगे थे, और वह सस्पेक्ट करने लगा कि उसकी माँ अपनी मुस्कान के पीछे बड़ी पीड़ा छुपा रही है। हेल्प करने के लिए गैरी को पैसे कमाने का तरीका ढूंढना था, पर सिर्फ 16 साल का होने के कारण कोई ऑफिशियल काम करना नामुमकिन था। केवल न्यूज़पेपर रूट ही ऑप्शन था, लेकिन वह भी पीनट्स पे करता था, और कंपीटिंग बच्चे भी करीब 112 साल के थे। बेस्ट ऑप्शन सोचते हुए वह हॉलवे में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के पास से गया, खाई हेम्पर। जब उसने खाई के हाथ स्विंग किए, गैरी ने देखा कि उसका डिजाइनर ब्लैक और गोल्ड वॉच चमक रहा था। लिमिटेड एडिशन ट्रेनर्स का प्राइस गैरी के पूरे परिवार की वार्डरोब से ज्यादा था। आई लेवल पर उसके गले में एक थिक गोल्ड चेन लटक रही थी, जो उसी 4 कैरेट गोल्ड की लग रही थी। खाई एक ऐसा स्टूडेंट जो सिर्फ वेल्थ स्क्रीम करता था।
टियर 3 सिटी होने के बावजूद वेल्थ वाली फैमिलीज कम थीं। फिर भी ऐसे केसेस हो सकते हैं। कंपनी प्रेजेंस या सेफ्टी ट्रेड करके लग्जरी जीना। टियर 3 सिटी में मैंशनवल टियर 1 सिटी में स्मॉल अपार्टमेंट का इक्विवेलेंट होता है। किसी भी केस में गैरी से सिर्फ थोड़ा बड़ा बच्चा, बहुत सारा पैसा। करेज जुटाकर और फैमिली की हालत को ध्यान में रखते हुए गैरी ने एक दिन उसे मिलना तय किया। लंच ब्रेक था और गैरी ने सरप्राइज से देखा कि खाई विंडो की तरफ अकेला बैठा है। कुछ नहीं खा रहा था, कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा था। गैरी ने एक एम्प्टी चेयर खींचा और उसके पास बैठ गया। डू यू माइंड? गैरी ने पूछा। गैरी को उस समय नहीं पता था कि खाई ऐसा था जिसे स्कूल में लोग अवॉइड करते थे। खाई अक्सर फाइट्स में इन्वॉल्व था और उसके पैसे कहाँ से आते हैं इस पर रूमर्स थे। पर गैरी के लिए यह कोई रोक नहीं था। आई केम हियर टू आस्क यू, हाउ डू आई मेक मनी? गैरी ने सीधे खाई से पूछा। मुझे पता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो या क्या करते हो सकता है तुम बस किसी रिच पेरेंट के बच्चे हो, पर जो भी हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा लैकी बन जाऊं, सुबह तुम्हारे लिए खाना लाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस पैसे चाहिए। गैरी ने टेबल पर सपोर्ट लिया। फिर भी खाई अनइंटरेस्टेड रहा। केवल तब उसने हेड घुमाया जब गैरी ने बात की और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ये बच्चा आंखें, उसकी डिटर्मिनेशन, कुछ भी करने की हिम्मत, ठीक है, देखते हैं कितने दिन टिकेगा। खाई ने सोचा। उस दिन के बाद गैरी ने सीख लिया कि खाई पैसे कैसे बनाता है और खाई उसके लिए वह इन पर्सन बन गया जिससे वह गैंग में जुड़ सके। रिलैक्स, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, खाई ने गैरी को बताया, क्योंकि छोटा लड़का चुप हो गया था। फिर भी सावधान रहना गलत नहीं है। वे तुम्हें ढूंढने में बहुत ईगर हैं। मुझे नहीं पता तुमने उनसे क्या लिया, क्या ये इंपॉर्टेंट था, रेयर था या कुछ और, पर अब इसे बस वापस करना ही काफी नहीं है। राइट नाउ ये सिर्फ प्रिंसिपल की बात है। तुमने उनसे चोरी की, इसलिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। काफी समय हो गया है कि किसी ने अंडरडॉग्स को क्रॉस किया, इसलिए वे कुछ ग्रूसम प्लान कर रहे होंगे, अदर्स को मैसेज भेजने के लिए। गैरी को पहले ही सब कुछ पता था, फिर भी किसी और से सुनना और भी डरावना था। तुम्हारे लिए फॉर्चुनेट है कि मैं तुम्हारे बारे में अंडरडॉग्स को नहीं बताऊंगा, काई ने बड़ी ग्रिन के साथ कहा। हाँ, वह नहीं करेगा? फिर वह मेरी मदद क्यों कर रहा है? हम दोस्त नहीं हैं, बेयरली अक्वेंटेंसेस हैं। कुछ तो है, कुछ वह मुझसे चाहता है। गैरी ने खाई की जेनरोसिटी पर शक किया। तुम्हें जल्दी समझ में आ गया। सही, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, खाई ने स्वीकार किया। मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूं जो हम दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। देखो, मैं थोड़ी देर से अंडरडॉग्स छोड़ने का प्लान बना रहा हूं, पर अगर ये इतना आसान होता तो तुम इस सिचुएशन में नहीं होते। सोचो, मेरे लिए सिचुएशन कितनी वर्स है, जो गैंग के बारे में इतना जानता हूं, लेकिन ये पूरी तरह इम्पॉसिबल नहीं है। तुम क्या सोचते हो, हमें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए एक गैंग जैसे अंडरडॉग से? खाई ने मिस्चीवस ग्रिन के साथ पूछा। गैरी को भरोसा नहीं था कि खाई वाकई आंसर चाहता है या नहीं, पर अगर चाहता भी था तो गैरी को सही जवाब पता नहीं था। यह सब खाई की स्ट्रैटेजी लग रही थी, उसे हेल्प करने के लिए। स्ट्रेंज बात थी कि गैरी के पास खाई को ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं था। गैरी का इंतजार ना करते हुए खाई ने उसे समझाया, असल में यह बहुत सिंपल है, हमें किसी बड़े गैंग का हिस्सा बनना होगा। ऑफ कोर्स, सिर्फ किसी दूसरे गैंग में ज्वाइन करना आउट ऑफ क्वेश्चन है। अंडरडॉग्स आसानी से पे ऑफ कर सकते हैं, इसलिए हमारी ओनली चॉइस अपना खुद का गैंग बनाना है, जो अंडरडॉग्स से बड़ा और पावरफुल हो। यही तुम्हारी भूमिका है। तुम मेरे छोटे डॉग बनोगे, तुम हमारी गैंग को ग्रो करने में मदद करोगे। गैरी ने टीथ ग्रिट करते हुए अनॉयंस महसूस की कि खाई उसे डॉग कह रहा, पर इमोशंस को असाइड करना पड़ा। खाई का सजेशन क्रेजी था और कई कारणों से। प्रॉब्लम यह थी कि यह क्रेजी पर्सन कभी भी उसे रिपोर्ट कर सकता था। खाई के पास सारे कार्ड्स थे, गैरी के पास कुछ भी नहीं। गैरी स्मार्ट था, वह जानता था कि खाई को थ्रेटन करना कोई मदद नहीं करेगा। खाई के अगेंस्ट जाना फैमिली को इन्वॉल्व कर सकता था और खाई आसानी से डिनाई कर सकता था। अगर सिचुएशन इतनी गंभीर हुई, गैंग किसे बिलीव करेगी? उस लड़के को जो उन्होंने अस्यूम किया कि उसने चोरी की, या उस लड़के को जो उनके साथ लॉन्ग टाइम से काम कर रहा है और गैरी का लोकेशन बताने वाला भी था? हाउ वुड दैट इवन बी पॉसिबल? अदर गैंग्स वोंट फॉलो समवन इन सेकेंडरी स्कूल। उनके पास ऑलरेडी स्ट्रांग लोग हैं और यूनिवर्सिटी वाले अलग कलर गैंग्स में हैं। गैंग बनाना इम्पॉसिबल है, गैरी ने आर्ग्यू किया।
गाय ने हाथ उठाते हुए छोटा स्पिन किया। हम अभी कहाँ हैं? भूल गए क्या? स्कूल में पर्याप्त लोग हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गैंग हमें ट्रांसपोर्टर्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वे अंडर एस्टिमेट करते हैं हाई स्कूल स्टूडेंट्स। हमारे बीच बहुत से स्ट्रांग और फाइटिंग लविंग लोग हैं और मेरे पास उन्हें परसुएड करने के तरीके हैं। गैंग हमें बस बच्चे मानते हैं, लेकिन जल्दी ही हम एडल्ट होंगे। स्मॉल से शुरू करके इवेंचुअली हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो सबसे बड़ा हो। अब बताओ गैरी, क्या तुम मेरे साथ हो या नहीं? काय ने गैरी की आंखों में देखते हुए हाथ बढ़ाया। यह व्यक्ति क्रेजी है, पर चॉइस क्या है मेरे पास? गैरी ने सोचते हुए खाई का हाथ पकड़ा। ठीक है, पर प्रॉमिस करो कि अंडरडॉग्स या किसी और गैंग को मेरे या मेरे फैमिली के बारे में एक शब्द भी नहीं कहोगे। ऑफ कोर्स, मेरा वर्ड है। तभी एक नोटिफिकेशन स्क्रीन सामने आ गई। A spoken deal has been made. Would you like to mark Kyle Hamper? मार्क क्या होता है या इसका क्या यूज है? कोई इन्फो नहीं थी। गैरी ने सिस्टम से पूछा, पर जब तक उसने पूछा, खाई ने हाथ छोड़ दिया और सिस्टम मैसेज डिसअपियर हो गया। अब इम्प्लीमेंट करना टू लेट था। खाई ने गैरी को वेव किया और स्कूल फील्ड की तरफ लौट गया। रूफ छोड़ते हुए गैरी जल्द ही अपने क्लब एक्टिविटीज के लिए रश करने लगा। पीछे मुड़कर उसने देखा कि खाई ने उसे ग्रिन किया। So, Mai, are you really sure he was the one who defeated the members of that color gang that was chasing after you today? Kai ने पूछा। रूफ के स्टोरेज रूम के पीछे से एक ब्लैक हेयर्ड लड़की आगे आई। नो डाउट अबाउट इट, मुझे नहीं पता उसने कैसे किया, पर जब मैं पुलिस के साथ वापस आई, सभी लोग जमीन पर गिर चुके थे। रिस्पांस सुनते ही खाई की ग्रिन और भी बड़ी हो गई। लगता है यह साल बहुत एक्साइटिंग होने वाला है।